नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान बात की जाए निरंतर विश्व इतिहास का अध्ययन करें। विश्व इतिहास अध्ययन के तहत हमने जो नया चैप्टर शुरू किया है पूर्वी समस्या। पूर्वी समस्या को हम आज पढ़ेंगे। तो बात की जाए पूर्वी समस्या को साधारण भाषा में हमने समझा। पूर्वी समस्या मूलतः थी क्या? पूर्वी समस्या की अगर बात की जाए, जब तुर्की साम्राज्य के पतन के पश्चात जो यूरोप महाद्वीप में समस्या उत्पन्न होती है उसे ही क्या कहा जाता है? पूर्वी समस्या कहा जाता है। एक तो तुर्की साम्राज्य यानी ऑटोमन साम्राज्य होता है, उसके पतन, और जो यूरोपीय महाशक्तियों के स्वार्थ के कारण जो समस्या उत्पन्न होती है उसे ही पूर्वी समस्या कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा कि पूर्वी समस्या के तहत जब तुर्की साम्राज्य का पतन हो जाता है, पतन होने के पश्चात ये समस्या खड़ी हो जाती है कि इसका जो स्थान कौन लेगा, तुर्की साम्राज्य का स्थान कौन लेगा, या छोटे छोटे राज्यों में बंटवारा हो जाएगा, या इस तुर्की साम्राज्य के विघटन को रोका जाए। मूलतः हम देखेंगे कि जो तुर्की साम्राज्य के भाग होते हैं, तुर्की साम्राज्य के उन भागों पे अधिकार को लेकर जो समस्या उत्पन्न होती है, और इनके बीच में जो बात की जाए यूरोपीय महाशक्तियों के बीच में जो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, और इसी कारण इनके मध्य जो युद्ध वगैरह होते हैं, जैसे क्रीमिया का युद्ध है और बाल्कन का युद्ध है और बर्लिन व्यवस्था, ये जो पूर्वी समस्या के कारण ही जो उत्पन्न होती है। अगर बात की जाए तो तुर्की साम्राज्य के पतन के पश्चात जो आपस में इनके हित और स्वार्थ टकराने लगते हैं, जिसके तहत जो पूर्व में बात की जाए यूरोपीय महाद्वीप में ये समस्या खड़ी हो जाती है, विभाजन को लेकर। जो बात की जाए तुर्की साम्राज्य के क्षेत्र को लेकर, जिसके तहत हमने बात की कि जो हम बात करते हैं, इसको समझने से पहले हमें देखना होगा कि इसके पूर्वी समस्या में अगर बात की जाए जो यूरोपीय महाशक्तियों की भूमिका अहम रहती है, और इसकी अगर बात की जाए भूमिका को समझने के लिए हमें देखना होगा कि जो तुर्की साम्राज्य के पतन के पश्चात इन लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण किस तरीके से जो अपनी नीतियों का अनुसरण किया या नीतियों का पालन किया, अपनी नीतियाँ बनाई। इसके लिए इन यूरोपीय महाशक्तियों के स्वार्थों को भी जानना हमें ज़रूरी है। तो यूरोपीय महाशक्ति स्वार्थों की बात करें तो यूरोप में महाशक्ति उस वक्त थे कौन? 5 ही महाशक्ति थी उस वक्त। एक तो आप इंग्लैंड है, रूस है, जर्मनी है और फ्रांस है, ठीक है, इंग्लैंड, और उसके अलावा एक पांचवा कौन सा है? ऑस्ट्रिया है। तो हमने इंग्लैंड और रूस के बारे में तो बात कर ली। इंग्लैंड और रूस दोनों के स्वार्थ जो इस क्षेत्र में कैसे थे, जैसा कि हमने देखा कि रूस खुद है जो तुर्की साम्राज्य के क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता है, जो बाल्कन का क्षेत्र है उस पर अधिकार करने का प्रयास करता है, और ग्रीक चर्च को मानने के कारण वह ग्रीक चर्च के जो धार्मिक स्थल है जो तुर्की साम्राज्य के अधीन थे उन पर अधिकार करने का प्रयास करता है। और इंग्लैंड ये चाहता है कि जो तुर्की साम्राज्य के पतन के पश्चात जो तुर्की साम्राज्य में ज़्यादा हस्तक्षेप किसका नहीं बढ़ना चाहिए? रूस का नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उसके जो एशियाई जो औपनिवेशिक साम्राज्य वो खतरे में आ जाएगा। तो ये इनके आपस में स्वार्थ टकराते हैं, इसी कारण जो ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। रूस और इंग्लैंड के बारे में बात कर ली। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया के बारे में, जर्मनी के बारे में, और जो बाकी बच रखा है हमारे जो फ्रांस के बारे में। अब पूर्वी समस्या के तहत इन यूरोपीय महाशक्तियों के क्या स्वार्थ थे, जो अगर बात की जाए तो ऑटोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात हमें देखने को मिलते हैं। तुर्की साम्राज्य को क्या कहा जाता है? ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता है। तुर्की साम्राज्य जिसकी राजधानी क्या थी? कस्तुनतुनिया। और ज़्यादा से ज़्यादा तुर्की साम्राज्य के क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास इन यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा किया जाता है। जिसके तहत ऑस्ट्रिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रिया ऐसा देश था जो सर्वाधिक रुचि रखने वाला देश था पूर्वी समस्या में। अब इसके पीछे क्या कारण थे? ऑस्ट्रिया की क्या उम्मीदें थी, और ऑस्ट्रिया जो इस तुर्की साम्राज्य के पतन के पश्चात जो उसके विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास कर रहा था। एक तो सबसे बड़ी जो ऑस्ट्रिया का स्वार्थ ये था कि ऑस्ट्रिया चारों तरफ से बात की जाए वो जो भूमि जो सीमा उसकी लगती है वो कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती, उसकी सामुद्रिक सीमा हमें देखने को नहीं मिलती है ऑस्ट्रिया की। तो इन परिस्थिति में ऑस्ट्रिया क्या करता है? चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ रहता है ऑस्ट्रिया देश, तो ये जो सामुद्रिक सीमा प्राप्त करने का प्रयास करता है। और जब बात की जाए तुर्की का पतन होता है तो सामुद्रिक सीमा और उस क्षेत्र में अपने जो राज्य का विस्तार, साम्राज्य विस्तार करने का इनके लिए अच्छा अवसर होता है। तो ये इसके सबसे बड़ा स्वार्थ होता है कि तुर्की साम्राज्य के क्षेत्रों पे, विभिन्न क्षेत्रों पे अधिकार करके ये सामुद्रिक सीमा इसके द्वारा जो प्राप्त की जा सकती
है। तो ये सर्वाधिक रुचि इसीलिए ले रहा था और ये इसका सबसे बड़ा स्वार्थ था। अब ये अगर इसे सामुद्रिक सेवा सीमा मिल जाए, समुद्र से सीमा लग जाए इस देश की, तो इसके साम्राज्य का विस्तार हो जाएगा और उसके अलावा जो इसे व्यापारिक लाभ भी हो जाएगा। तो व्यापारिक सुविधा की दृष्टि से बात की जाए, समुद्र की सीमा प्राप्त करने का प्रयास किसके द्वारा किया जाता है? ऑस्ट्रिया के द्वारा। और इसी कारण इसके द्वारा जो सर्वाधिक रुचि इसमें ली जाती है, क्योंकि जो डेन्यूब नदी है ऑस्ट्रिया की अगर बात की जाए, जो उसका मुहाना काला सागर, और इसी के माध्यम से ज़्यादातर व्यापार किसका होता था? ऑस्ट्रिया का होता था। और डेन्यूब नदी का मुहाना जिसके अंदर जाकर गिरती है वो काला सागर के अंदर जाकर गिरती थी। तो और उस पे अगर रूस का अधिकार हो गया तो इसको व्यापारिक नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि व्यापारिक हित यहाँ पे टकरा रहे हैं। तो इस उद्देश्य से ऑस्ट्रिया चाहता था कि रूस को कैसे न कैसे रोका जाए और काला सागर, और हमने देखा काला सागर पर अधिकार करने का प्रयास कौन करता है? रूस करता है, ताकि इसको 12 माह जो व्यापारिक सुविधाएँ उपलब्ध हो सके, व्यापार वाणिज्य में जो उसको जो मुनाफा हो सके, रूस के द्वारा यही प्रयास किया जाता है। तो उसी दौरान जो रूस को रोकने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है और डेन्यूब नदी का मुहाना जो काला सागर है उस तक जो जाने का प्रयास किसके द्वारा किया जाता है? ऑस्ट्रिया के द्वारा किया जाता है। दूसरा इसका स्वार्थ क्या था? अगले स्वार्थ की बात की जाए, बाल्कन क्षेत्र है। बाल्कन क्षेत्र में जो स्लोवाकिया है, बोस्निया है, बुल्गारिया है, ये देश है, सर्बिया है, तो ये जो क्षेत्र आते थे और इस पे रूस की नज़र थी। अब रूस की नज़र थी तो उसी दौरान, क्योंकि यहाँ जो रहने वाले प्रदेश के लोग थे और यहाँ अधिकार तो किसका था? तुर्की साम्राज्य का, ओटोमन साम्राज्य का था। और यहाँ के जो लोग थे वो धर्म और जाति से समानता किससे रखते थे? रूस से समानता रखते थे। तो यहाँ की जो स्लाव नाम की जो जाति रहने वाली थी, ठीक है, तो उनके द्वारा जो बाल्कन क्षेत्र में क्या कर दिया? राष्ट्रीय आंदोलन, जो सर्बिया में राष्ट्रीय आंदोलन कर दिया जाता है। अब ऑस्ट्रिया ये चाहता है कि इस आंदोलन को कुचल दिया जाए, क्योंकि जो स्लाव जाति के लोग हैं जो ऑस्ट्रिया के क्षेत्र में भी रहते थे, ऑस्ट्रिया के साम्राज्य में, अगर उसको सही समय पर नहीं कुचला गया तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी और प्रेरणा मिलने से वो भी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या कर सकते हैं? विद्रोह कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया के सामने भी विकट समस्या खड़ी हो सकती है। तो ये स्वार्थ भी इसका टकरा रहा था, ये इसीलिए बाल्कन क्षेत्र के जो राष्ट्रीय आंदोलन कुचला जाता। और इन लोगों को सपोर्ट कौन कर रहा था? सभी स्लाव जाति को सपोर्ट करने वाला है तो कौन था? रूस था। स्लाव जाति जो रहती थी, अगर बात की जाए, ये हमने कल की क्लास में भी बात किया था स्लाव जाति, तो अब इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? रूस कर रहा है। तो इस वजह से ये चाहता था कि जैसे तैसे है जो रूस को भी रोका जाए और ऑस्ट्रिया के क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकृत कर लिया जाए। इसी कारण जो ये जो यूरोप की अन्य शक्तियों से जो बात की जाए तनाव इनके मध्य उत्पन्न होता है, ठीक है। अब बात करते फ्रांस की। यूरोप में अगली महाशक्ति कौन थी? फ्रांस भी उस वक्त। और फ्रांस का शासक कौन होता है? नेपोलियन थर्ड, ये फ्रांस का शासक होता है। हमने बात की थी इसके बारे में भी, ठीक है। नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति को हमने काफ़ी विस्तृत रूप से पढ़ा है और जो पीछे की जो क्लासेज है यूट्यूब चैनल पे है, ठीक है। अभी हम यहाँ से पढ़ रहे हैं और फिर वापस जो रिवाइज करके घूम कर यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो फ्रांस का अभी बात की जाए तो फ्रांस का सम्राट कौन बन रखा था? नेपोलियन तृतीय बन रखा था। अब फ्रांस के स्वार्थों की बात की जाए तो फ्रांस के राजनीतिक स्वार्थ इतने नहीं थे, उससे ज़्यादा धार्मिक और व्यापारिक यानी कि आर्थिक स्वार्थ हमें जो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, धार्मिक और व्यापारिक स्वार्थ। क्योंकि तुर्की तो किसका मित्र था? फ्रांस का जो पुराना मित्र था। और फ्रांस का पुराना मित्र होने के नाते, जो विशिष्ट मित्र होने के नाते इसे विशिष्ट व्यापारिक सुविधाएं प्रदान थी। तो ऐसी कोई बात नहीं, राजनीतिक कोई कारण नहीं थे। और उसी दौरान जब ये तुर्की साम्राज्य का पतन हो जाता है तो यहाँ पे जो क्या है, जो धार्मिक कारण रहता है, धार्मिक कारण ये रहता है कि जो तुर्की साम्राज्य में रहने वाले लोग होते हैं, जो रोमन कैथोलिक जो क्षेत्र होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं, उन क्षेत्रों पे वो क्षेत्र किसके संरक्षण में थे? फ्रांस के संरक्षण में थे। अब जो ये क्या चाहता था नेपोलियन तृतीय, जो वहाँ के फ्रांस के लोगों को खुश करने के लिए, जैसा कि हमने विदेश नीति के तहत भी देखा था, जब इसकी विदेश नीति असफल होने लगती है तो उसी दौरान इसके द्वारा जो रोमन कैथोलिक लोग हैं फ्रांस के, उनको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, जो बात की जाए तुर्की साम्राज्य के पतन के पश्चात जो क्षेत्र होते हैं धार्मिक रोमन कैथोलिक तुर्की साम्राज्य के अंदर, उन क्षेत्रों पे अधिकार करने का प्रयास किया जाता है। और वो उनको क्या करने के लिए? खुश करने के लिए, ठीक है। तो ये संरक्षक था वहाँ पे और इसीलिए इसके द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है और उनके संरक्षण की मांग इसके द्वारा पुनः की जाती है। तो फ्रांस का यही जो स्वार्थ हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जो जर्मनी के बारे में बात करते हैं,
जर्मनी का एकीकरण किसके प्रशा के नेतृत्व में हो जाता है, और जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया जाता है, बिस्मार्क के द्वारा किया जाता है। तो जर्मनी के एकीकरण के पश्चात जो जर्मनी का विभाजन, जो बर्लिन व्यवस्था होती है, बर्लिन की दीवार इनके मध्य निकाल जाती, उसके पश्चात उसके द्वारा जो पूर्व की समस्या में क्या लिया जाता है, रुचि ली जाती है और हस्तक्षेप लिया जाता है। जर्मनी की सबसे बड़ी जो स्वार्थ क्या था इसमें अगर बात की जाए, जर्मनी जो उस क्षेत्र में क्या चाहता था, जो रेल लाइन बिछाना चाहता था और व्यापारिक जो व्यापार वाणिज्य के विस्तार हेतु, विकास हेतु जो उस क्षेत्र में जो रेल लाइन बिछाना चाहता था, ये इसका सबसे बड़ा स्वार्थ था। तो ये हमें देखने को मिलता है ऑस्ट्रिया, फ्रांस और जर्मनी के स्वार्थ। जॉन मॉर्ले जो एक विशेषज्ञ जो है विद्वान, उनके द्वारा जो पूर्वी समस्या के परिभाषित करते हुए कहा गया, इतिहासकार है, ये कहते हैं कि परस्पर विरोधी जातियों, धर्मों एवं स्वार्थों से उत्पन्न जटिल, असाध्य एवं परिवर्तनशील समस्या को ही पूर्वी समस्या के नाम से जाना जाता है। परस्पर विरोधी जातियाँ, परस्पर विरोधी जातियाँ कौन सी थी? तुर्की साम्राज्य में रहने वाले लोग, तो जो इस्लाम को मानने वाले लोग, तो उसी साम्राज्य में कुछ लोग ऐसे जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे, और जो हमने देखा कि बाल्कन क्षेत्र में रहते थे, और उनका संरक्षण जो यहाँ पे धार्मिक स्थल भी थे उनके, तो वो किसके संरक्षण में थे? जो फ्रांस के, और रूस उनको अपने संरक्षण में मानता। तो ये विभिन्न जातियों के लोग और विभिन्न धर्मों के लोग भी थे, एवं स्वार्थों से उत्पन्न स्वार्थ हमें देखने को मिलते। कई देशों के देख लो तुम, चाहे ऑस्ट्रिया के देख लो, रूस के देख लो, इंग्लैंड के देख लो, जर्मनी के देख लो, फ्रांस के देख लो, इनके अलग अलग स्वार्थ है। तो ये परस्पर विरोधी जातियों, धर्मों एवं स्वार्थों से उत्पन्न होती है, और ये जटिल, असाध्य एवं परिवर्तनशील समस्या को ही पूर्वी समस्या के नाम से जाना जाता है, और इसी कारण जो समस्या उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? पूर्वी समस्या कहा जाता है। तो ये हमें इनके स्वार्थ देखने को मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने यूरोपीय शक्तियों के स्वार्थों के बारे में जिक्र किया, जिसके तहत पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था किसको? रूस और इंग्लैंड को पढ़ लिया था। और जब तुर्की साम्राज्य का पतन हो जाता है तो इनके द्वारा जो अपने अपने स्वार्थों के कारण जो इस क्षेत्र में जो अव्यवस्था देखने को मिलती है और इनके बीच में जो टकराव की स्थिति हमें देखने को मिलती है, उनका हमने जिक्र किया ताकि हम अच्छे से समझ सकें। अब इसके पश्चात बात की जाए, अगली क्लास में हम पूर्वी समस्या के तहत होने वाली जो महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करेंगे, जिसके तहत क्रीमिया का युद्ध है, उसके अलावा बाल्कन का युद्ध है, और उसके अलावा जो बात की जाए बर्लिन व्यवस्था का, जो 3 महत्वपूर्ण घटनाएँ होती है। तो इसमें आज की क्लास में हमने ऑस्ट्रिया के बारे में, ऑस्ट्रिया के स्वार्थों के बारे में जाना। ऑस्ट्रिया के क्या स्वार्थ है? ऑस्ट्रिया जो सामुद्रिक सीमा प्राप्त करना चाहता था और इसलिए तुर्की साम्राज्य पे कुछ क्षेत्रों पे अधिकार करना चाहता है, उससे ही उसको जो क्या मिल सकती है? सामुद्रिक समस्या, जो सामुद्रिक सीमा, समुद्र के लगती हुई सीमा, क्योंकि ये चारों तरफ से जो भूमि से घिरा हुआ था पहले, और इसके द्वारा जो सामुद्रिक सीमा है जो व्यापार वाणिज्य के विकास हेतु प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। और बाल्कन क्षेत्र की समस्या भी हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा फ्रांस का जो रुचि हमें स्वार्थ देखने को मिलता है, वह राजनीतिक होने के बजाय धार्मिक और व्यापारिक स्वार्थ हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जर्मनी के स्वार्थ की बात की जाए, हस्तक्षेप जो किस कारण से किया जाता है, जर्मनी उस क्षेत्र में क्या करना चाहता था? जो रेल लाइन बिछाना चाहता था अपने व्यापार वाणिज्य के विकास है। तो ये इन जो बात की जाए यूरोपीय महाशक्तियों के स्वार्थ हमें देखने को मिलते हैं पूर्वी समस्या के तहत। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और इसके अलावा जो अपने पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। और भी अध्यापन से संबंधित किसी तरह की जो राय व सुझाव, वो भी आमंत्रित है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और इतिहास विषय से संबंधित आपकी कोई भी जिज्ञासा, उत्सुकता हो, उसको भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।